शुगर कॉस्मेटिक एक ऐसा ब्यूटी ब्रांड जिसने सिर्फ मेकअप क्रिएट नहीं किया बल्कि इंडियन ब्यूटी इंडस्ट्री के रूल्स ही बदल दिए। एक वक्त था जब किसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर के मेकअप ट्यूटोरियल बिना शुगर कॉस्मेटिक के अधूरे लगते थे और कॉलेज गर्ल के मेकअप पॉच में ये ब्रांड होना लगभग एक ट्रेंड बन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया को अगला ब्यूटी जायंट मिल चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा इंडियन ब्रांड था जो लैक्मी, लोरियल और मेबलिन जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को चैलेंज कर रहा था और सिर्फ चैलेंज ही नहीं बल्कि उनके कस्टमर्स भी छीन रहा था। लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में सब कुछ बदल गया। रेवेन्यू गिरने लगा, लॉसेस बढ़ने लगे, आईपीओ डिले हो गया और जिस कंपनी को कभी इंडिया के फास्ट ग्रोइंग ब्यूटी स्टार्टअप में गिना जाता था, आज वही कंपनी अपने सबसे मुश्किल फेज से गुजर रही है। इसीलिए सवाल उठता है, जब सब कुछ सही चल रहा था तो अचानक ऐसे क्या बदल गया कि इंडिया के फास्ट ग्रोइंग ब्यूटी ब्रांड में से एक आज प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है। विनीता सिंह ने जो दूसरे फाउंडर्स को बिजनेस एडवाइस दी, क्या उनकी अपनी कंपनी भी उस बिजनेस एडवाइस पर चल पाई? क्या शुगर कॉस्मेटिक सच में खत्म होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसी वो बिजनेस की कौन सी गलती है जो हर दूसरा स्टार्टअप रिपीट करता है, जिसकी वजह से करोड़ों का रेवेन्यू होने के बाद भी प्रॉफिट कभी नहीं आता? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले प्लीज दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो कि बिल्कुल फ्री है। हर सक्सेसफुल कहानी की शुरुआत एक आइडिया से शुरू होती है, लेकिन शुगर कॉस्मेटिक की कहानी एक रिजेक्शन से शुरू हुई। साल था 2005। IIM अहमदाबाद में इंडिया के एक ब्राइटेस्ट स्टूडेंट विनीता सिंह के इंस्टीट्यूट में कैंपस प्लेसमेंट चल रहे थे और उनके सामने एक ऐसा ऑफर आया जिसे आज भी लाखों स्टूडेंट्स अपना सपना मानते हैं। यानी उन्हें मिला लगभग 1 करोड़ का एनुअल पैकेज, मतलब एक सिक्योर फ्यूचर और लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन विनीता के डिसीजन ने सबको हिला दिया। उन्होंने वो 1 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका मानना था अगर मैं किसी और की कंपनी को $1 बिलियन बना सकती हूँ तो अपनी क्यों नहीं। सुनने में ये डिसीजन इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन रियलिटी काफी अलग थी। मतलब यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें फेलियर्स सक्सेस से कई ज्यादा थे। उनका पहला स्टार्टअप फेल हो गया, दूसरा आइडिया एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाया। ऐसे कई साल निकल गए, लेकिन ना उन्हें पैसे मिले, ना सक्सेस और ना कोई बड़ा ब्रेक। ऐसे धीरे धीरे विनीता के सामने एक सवाल खड़े होने लगा, क्या कॉर्पोरेट जॉब रिजेक्ट करना सबसे बड़ी गलती थी? लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उनके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जो उनकी लाइफ को कम्प्लीटली बदल देने वाला था। और वो मोमेंट था इंडिया का ब्यूटी मार्केट, जिसमें उन्हें एक ऐसी प्रॉब्लम दिखी जिससे उस वक्त हर इंडियन वुमेन फेस कर रही थी। यानी मेकअप तो सब यूज कर रहे थे, लेकिन वो प्रोडक्ट इंडिया के लिए बने ही नहीं थे। वो डिजाइन हुए थे वेस्टर्न स्किन टोन, वेदर और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मतलब समझ आ रहा था यहाँ पे $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी छुपी है। ऐसे साल 2015 में शुगर कॉस्मेटिक लॉन्च हुआ, जिसका मिशन सिंपल था, मेकअप मेड फॉर इंडियन वुमेन्स। शुरू के कुछ सालों में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, सेल्स बढ़ रही थी, फंडिंग आ रही थी, ब्रांड ग्रो कर रहा था। लेकिन इसी ग्रोथ के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम जन्म ले रही थी जो आगे चलकर पूरे बिजनेस के फाउंडेशन को हिला देने वाली थी। मतलब दोस्तों, सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना किसी कंपनी को सक्सेसफुल नहीं बनाता, क्योंकि हर साल इंडिया में हजारों स्टार्टअप लॉन्च होते हैं, उनमें से बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही सालों में वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर शुगर कॉस्मेटिक ने ऐसा क्या अलग किया जिससे वो सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर पाया बल्कि इंडिया के फास्ट ग्रोइंग ब्यूटी ब्रांड में से एक बन गया? तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा था मार्केटिंग में। लेकिन सिर्फ मार्केटिंग नहीं, स्मार्ट मार्केटिंग। क्योंकि साल 2015 के आसपास इंडिया का ब्यूटी मार्केट ऑलरेडी बहुत क्राउडेड था। लैक्मे, लोरियल, मेबलिन हर ब्रांड टीवी पर एड चला रहा था, सेलिब्रिटीज को साइन कर रहा था और करोड़ों रुपए मार्केटिंग में खर्च हो रहे थे। अब आप सोचे, एक नया स्टार्टअप इन वेल एस्टैब्लिश्ड बड़े कंपनी से कॉम्पीट कैसे करता? टीवी पे एड चला के इम्पॉसिबल, सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट से इम्पॉसिबल, क्योंकि इन सब में बहुत पैसा लगता है। विनीता सिंह ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उस वक्त बहुत कम ब्रांड चल रहे थे, जो कि था सोशल मीडिया। हाँ दोस्तों, आज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देख के हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन साल 2015-16 में ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं थी। जब दूसरे ब्रांड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पीछे भाग रहे थे, तब शुगर ने हजारों छोटे ब्यूटी क्रिएटर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, नैनो इन्फ्लुएंसर्स। उनके फॉलोअर्स कम थे, लेकिन उनके ऑडियंस का ट्रस्ट उन पर बहुत ज्यादा था। और यही शुगर की पहली बड़ी जीत बनी, क्योंकि जब एक सेलिब्रिटी लिपस्टिक की तारीफ करता है तो लोग उसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं, लेकिन जब एक छोटा क्रिएटर वही लिपस्टिक यूज करता है तो लोग उसे रिकमेंडेशन के तौर पर लेते हैं। और मार्केट में ट्रस्ट बहुत पावरफुल होता है। इसी वजह से शुगर कॉस्मेटिक इंस्टाग्राम पर छाने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली गेम अभी बाकी था, जो कि था D2C मॉडल, यानी डायरेक्ट टू कस्टमर। मतलब कंपनी सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेगी, बीच में ना ही रिटेलर ना ही डिस्ट्रीब्यूटर। ये एक ऐसा रिवोल्यूशन था जो उस वक्त इंडिया में धीरे धीरे आने लगा। इसका सबसे बड़ा फायदा था, कंपनी कस्टमर को अच्छे से समझ सकती थी, उसका डेटा कलेक्ट कर सकती थी और उसी डेटा से उसी कस्टमर को दोबारा प्रोडक्ट बेच सकती थी। इसी वजह से शुगर ने अपना पूरा फोकस ऑनलाइन सेलिंग पे रखा, जैसे कि इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हर जगह शुगर दिखने लगा, जिससे सेल्स तेजी से बढ़ने लगी।
और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी। अब सबको दिख रहा था ये कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और दोस्तों, जब किसी स्टार्टअप की ग्रोथ फास्ट होती है तो इन्वेस्टर भी उसके पीछे आने लगते हैं। शुगर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कंपनी ने अलग अलग फंडिंग राउंड में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रेज किए और कुछ ही सालों में कंपनी की वैल्यूएशन हजारों करोड़ हो गई। मार्केट को लग रहा था इंडिया को अपना अगला ब्यूटी यूनिकॉर्न मिल गया है और ऑनेस्टली उस वक्त नंबर्स भी यही कह रहे थे। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के रेवेन्यू 126 करोड़ क्रॉस कर गए, यानी सिर्फ कुछ ही सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू 4 गुना बढ़ा दिए थे। किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और इसी ग्रोथ की वजह से विनीता सिंह को एक अलग पहचान मिली, जो कि था शार्क टैंक इंडिया। ये एक ऐसा शो है जो इंडिया के करोड़ों लोग देखते हैं। यहाँ से सिर्फ विनीता सिंह का नाम ही नहीं बल्कि शुगर कॉस्मेटिक का ब्रांड भी हर जगह पहुँच गया। करोड़ों लोग हर हफ्ते इन्हें टीवी पर देखने लगे। लोग सिर्फ इन्हें फाउंडर नहीं बल्कि एक बिजनेस एक्सपर्ट भी मानने लगे और इसका सीधा फायदा उनके शुगर कंपनी को मिला, यानी ब्रांड अवेयरनेस और भी बढ़ गया। मार्केटिंग में करोड़ों खर्च किए बिना ही कंपनी को फ्री में पब्लिसिटी मिल गई। उस वक्त सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, फास्ट ग्रोथ, फंडिंग, ऑफलाइन एक्सपेंशन और हर साल बढ़ते हुए रेवेन्यू। सच कहूँ तो अगर आप भी उस वक्त किसी इन्वेस्टर से पूछते तो वो भी यही कहता कि शुगर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में एक चीज बहुत डेंजरस होती है। कभी कभी बाहर से जो चीज सक्सेसफुल लगती है वही चीज अंदर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही होती है और शुगर कॉस्मेटिक के साथ भी यही हो रहा था। रेवेन्यू तो हर साल बढ़ रहे थे, लेकिन एक नंबर था जो उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा था, जो कि था कस्टमर रिटेंशन। मतलब बिजनेस में असली प्रॉफिट नए कस्टमर से नहीं बल्कि उन लोगों से आता है जो बार बार वापस आते हैं। सोचिए, अगर आपके रेस्टोरेंट में रोज 100 नए कस्टमर आते हैं लेकिन अगले हफ्ते उन 100 में से सिर्फ 20 ही वापस आए, तो बाकी के 80 को रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, रोज ऐड चलानी पड़ेगी, रोज पैसा खर्च करना पड़ेगा। और यहीं पर आता है CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। यानी अगर एक कस्टमर को लाने के लिए कंपनी को 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और कस्टमर सिर्फ 500 रुपए की लिपस्टिक खरीद कर वापस ही ना आए, तो हर नए सेल के लिए कंपनी को हर बार 1000 रुपए जलाने पड़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे यही साइकिल अंदर से किसी भी बिजनेस को खोखला कर देती है। और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम शुगर कॉस्मेटिक के साथ भी हो रही थी। कंपनी एग्रेसिवली नए कस्टमर ला रही थी, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी कैंपेन, सोशल मीडिया प्रमोशन चला रही थी, लेकिन जितनी तेजी से नए कस्टमर आ रहे थे उतनी तेजी से पुराने कस्टमर वापस नहीं आ रहे थे और इसी वजह से मार्केटिंग का खर्चा हर साल बढ़ता चला गया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में शुगर ने एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग पर लगभग 168 करोड़ खर्च किए। शुगर कंपनी जितना पैसा कमा रही थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ नए कस्टमर लाने में ही जा रहा था। इसीलिए शार्क टैंक में विनीता सिंह फाउंडर से एक सवाल जरूर पूछती है, आपका रिपीट कस्टमर कितना है? क्योंकि वो खुद भी जानती है किसी भी D2C ब्रांड के लिए रिपीट कस्टमर ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाता है। इंडस्ट्री में जनरली 35 से 40% रिपीट परचेस रेट हेल्थी माना जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शुगर का एस्टिमेटेड रिपीट परचेस रेट इस बेंचमार्क से काफी नीचे था। यानी 100 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा लेकिन उनमें से बहुत से कस्टमर्स दोबारा वापस लौट कर ही नहीं आए और इसी वजह से कंपनी को हर महीने नए कस्टमर्स खरीदने पड़ते थे। बिजनेस चल रहा था, रेवेन्यू बढ़ रहे थे, लेकिन प्रॉफिट का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। इसी वजह से कंपनी एक ट्रैप में फंस गई। मतलब अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट कम करती तो सेल्स गिरने लगते और अगर एडवर्टाइजमेंट बढ़ाती तो लॉसेस और बढ़ जाते। मतलब कंपनी एक ऐसे लूप में फंस गई जहाँ ऐड बंद करो तो ग्रोथ रुक जाती, ऐड चलाओ तो प्रॉफिट दूर चले जाते। और बिजनेस की लैंग्वेज में इसे ही ग्रोथ ट्रैप कहा जाता है। बाहर से कंपनी बहुत सक्सेसफुल ग्रो करते हुए दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उस कंपनी को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। जिस मार्केट में शुगर इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था उसी मार्केट में एक के बाद एक नए कॉम्पिटिटर्स आना शुरू हो गए थे। और इस बार प्रॉब्लम सिर्फ कस्टमर रिटेंशन की नहीं थी, प्रॉब्लम थी अपने मार्केट शेयर बचाने की। मतलब जैसे जैसे शुगर ग्रो करने लगा वैसे वैसे ब्यूटी मार्केट भी भीड़ से भरने लगा। मामाअर्थ, पल्म, मास कॉस्मेटिक और इंटरनेशनल ब्रांड्स सब एक ही कस्टमर के पीछे भाग रहे थे, जिससे एक कस्टमर को जीतना पहले से कई गुना महंगा हो गया। लेकिन सिचुएशन और भी मुश्किल तब हो गई जब शुगर ने ऑफलाइन मार्केट में तेजी से एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपना प्रोडक्ट हजारों रिटेल स्टोर तक पहुंचाना देखने में तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी लग रही थी, लेकिन हर नए दुकान के साथ डिस्ट्रीब्यूशन, वेयरहाउस, इन्वेंट्री और डिलेड पेमेंट का प्रेशर भी बढ़ने लगा। और इत्तेफाक देखो, टाइमिंग शायद इससे बुरी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस वक्त फेस्टिवल और वेडिंग सीजन चल रहा था। दोस्तों, ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए ये साल का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। मतलब जब डिमांड अपने पीक पर थी तब सप्लाई प्रॉब्लम हो गई और बिजनेस में कस्टमर तो सिर्फ तब तक वेट करता है जब तक उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, और ब्यूटी मार्केट में ऑप्शन की तो कोई कमी ही नहीं थी। अब ये सारी प्रॉब्लम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखने लगी, जिससे साल 2025 में पहली बार शुगर के रेवेन्यू भी नीचे आ गए और लॉसेस और बढ़ गए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक शुगर कॉस्मेटिक अगले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए अपने IPO की भी प्लानिंग कर रहा था,
लेकिन इन्वेस्टर कंपनी की इन सारे प्रॉब्लम्स को देखकर सोच रहे थे कि क्या कंपनी सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाती रहेगी या कभी प्रॉफिट भी देगी। और इसी सवाल ने कंपनी के आईपीओ को भी और डिले कर दिया। जिस कंपनी को इन्वेस्टर इंडिया का अगला ब्यूटी जायंट मान रहे थे, उसी की ग्रोथ स्टोरी में पहली बार दरार आने लगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखो तो अमेज़न, टेस्ला और जोमैटो जैसे कई बड़े बिजनेसेस ने भी सालों तक लॉसेस उठाए, फिर भी आज वह सक्सेसफुल कंपनीज मानी जाती है। तो क्या शुगर कॉस्मेटिक भी वही सफर तय कर रहा है, या फिर शुगर कॉस्मेटिक एक ऐसे ट्रैप में फंस गया है जहां से बाहर निकलना अब मुश्किल है? तो जवाब देने से पहले ये जरूर सुन लेना, शुगर कॉस्मेटिक के पास अब भी कुछ ऐसे एडवांटेजेस है जो हर स्टार्टअप्स के पास नहीं होते। यानी आज भी ये ब्रांड इंडिया के लाखों कस्टमर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी रखता है। इसका प्रोडक्ट हजारों ऑफलाइन स्टोर्स और मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। और इंडियन ब्यूटी मार्केट अभी अपने अर्ली ग्रोथ स्टेज में है, जहां प्रीमियम कॉस्मेटिक की डिमांड हर साल धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है बिजनेस की दुनिया में स्ट्रॉन्ग ब्रांड और फास्ट ग्रोथ ही काफी नहीं होती। कभी कभी मार्केट की रियलिटी सबसे बड़े प्लेयर को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुगर कॉस्मेटिक ही एक अकेली कंपनी नहीं है, दुनिया की एक और सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास बहुत पैसे थे और करोड़ों कस्टमर्स भी। फिर भी वो इंडिया में धीरे धीरे हारने लगी। अगर आप उस बिलियन डॉलर बिजनेस वार की असली कहानी देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले अब भी आपको क्या लगता है, क्या शुगर कॉस्मेटिक इन लॉसेस के साथ आगे सर्वाइव कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट से जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक शेयर के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, सी यू। जय हिंद।